हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसने खड़ी कर दी है दो प्यार करने वालों के बीच धर्म, मजहब और समाज की दीवार। दिल्ली का एयरपोर्ट रोशनियों में नहाया हुआ था। मुसाफिरों की चहल पहल और भाग दौड़, टीवी स्क्रीन्स पर एडवर्टाइजमेंट की आवाजें और हवाओं में एक अजीब सा शोर, जैसे हर किसी को जल्दी हो, हर कोई अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। मेहरीन अपनी सूटकेस को मजबूती से थामे खड़ी थी। आंखों में नींद की कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन चेहरे पर सुकून की झलक थी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही ठंडी हवा ने उसे छुआ। बाहर कंपनी की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो गाड़ी के पास गई, तभी ड्राइवर ने उसे ग्रीट किया और उसका सामान गाड़ी में रख दिया। वो गाड़ी में बैठ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बाहर दिल्ली के सड़कों को निहार रही थी। ऊंची इमारतें, भागती सड़कें और हर मोड़ पर एक नई कहानी। वो अपने आप को काफी बेचैन महसूस कर रही थी। उसके जहन में अब भी अविनाश ही घूम रहा था। रह रहकर उसे अविनाश का वो आखिरी फेसबुक मैसेज याद आ रहा था। मेहरीन, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, तुम ठीक हो? ये याद आते ही उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, अविनाश को भुलाना होगा। तभी गाड़ी एक बिल्डिंग के पास रुकी। वो एक छोटी सी 2 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें दूसरे माले पर कंपनी ने मेहरीन को एक फ्लैट दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी से सामान निकाला और मेहरीन को साथ चलने का इशारा किया। ड्राइवर ने ऊपर पहुंचकर फ्लैट का लॉक खोला और अंदर दाखिल हुआ। मैम, ये आपका नया घर है, कंपनी ने सारा इंतजाम कर रखा है। मेहरीन ने अंदर कदम रखा। मार्बल की फर्श पर ठंडक थी। हॉल में एक तरफ सोफा लगा हुआ था और दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल। अंदर एक छोटा सा किचन था, जिसमें जरूरत का सारा सामान था। प्लेटफॉर्म पर गैस स्टोव और साइड की दीवार पर एक कैबिनेट था, जिसमें जरूरत के सारे बर्तन थे। एक तरफ फ्रिज और दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन लगा हुआ था। मेहरीन बेडरूम की तरफ बढ़ी। बेडरूम में एक बेड, एक ड्रेसिंग टेबल, कबर्ड और एयर कंडीशनर लगा हुआ था। बेडरूम में एक बालकनी थी, जहां से मेन रोड देखा जा सकता था। हर कदम के साथ वो अपनी सांसों को सुनने लगी। ये खामोशी कितनी अजीब थी। न ऑफिस का शोर, न प्रिया की बातें, न अविनाश के फोन, बस खामोशी, जैसे ये शहर भी उसकी तन्हाई को महसूस कर रहा हो। उसे ये घर बहुत अच्छा लगा। उसने बालकनी का दरवाजा खोला। बाहर शाम ढल रही थी। आसमान लाल और सुनहरी रोशनियों में लिपटा हुआ। वो पल भर के लिए खड़ी रही। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, तो कहीं मस्जिद की अजान की आवाज आ रही थी। ये नजारा उसे सुकून दे गया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। शायद यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। ये शहर अब मेरे लिए आसरा है और शायद यहाँ सुकून भी मिल जाए। सुबह का वक्त, दिल्ली ऑफिस। अगली सुबह मेहरीन समय से पहले ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसका मुस्कुराते हुए स्वागत किया। वेलकम मिस मेहरीन, सर उनके केबिन में हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। मेहरीन उसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई। केबिन के पास पहुंचकर उसने केबिन के दरवाजे को नॉक किया और अंदर दाखिल हो गई। कंपनी ओनर ने उसे काम के बारे में समझाया और पास खड़े पियून को मेहरीन का केबिन दिखाने को कहा। अपनी केबिन में पहुंचकर दोपहर तक उसने कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक किए। काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब दिन खत्म हो गया। उसने घड़ी देखी, 7 बज गए थे। वो खड़ी हुई और अपने घर जाने के निकल गई। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई और बालकनी में जा बैठी। तभी उसके मोबाइल पर कंपनी के एक डायरेक्टर का मैसेज आया। गुड जॉब मेहरीन, कंपनी के डायरेक्टर्स ने तुम्हारे आज के काम की तारीफ की है। कल ऑफिस में लीगल टीम की मीटिंग है, तुम्हें उन्हें गाइड करना है। कल समय पर ऑफिस पहुंच जाना। वो मुस्कुराई और उसने आसमान की तरफ देखा। चांद उभरा हुआ था, साफ,
चमकदार लेकिन दूर। उसे अविनाश की याद आ रही थी। उस चांद को देखते हुए वो धीरे से बोली, शायद मैं भी उस चांद की तरह हूँ। रोशन तो हूँ, लेकिन किसी से दूर हूँ, बहुत दूर। अगली सुबह वो तैयार होते हुए खुद को आईने में निहार रही थी। सफेद टी शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और बंधे हुए बाल, एक मजबूत महिला का रूप, लेकिन आंखों में कहीं गहरी उदासी छुपी हुई थी। तुम अब कमजोर नहीं हो महरीन, उसने खुद से कहा। फिर उसने लिपस्टिक लगाई, फाइल्स उठाई और दरवाजा बंद करते हुए पीछे मुड़कर देखा और फुसफुसाई, मुंबई अब पीछे छूट चुका है। अब यहाँ सिर्फ दिल्ली और मैं हूँ। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दिल्ली की सुबहें अब महरीन के लिए अजनबी नहीं थीं। अब वो इन गलियों को पहचानने लगी थी, इन हवाओं से वाकिफ हो चुकी थी। ऑफिस में उसके काम से कंपनी खुश थी। उसके गाइडेंस में कंपनी की टीम ने कोर्ट में कई केस जीत लिए थे। उसने कंपनी को कई गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचाया था। कंपनी के डायरेक्टर्स उसके काम से बहुत इम्प्रेस्ड थे। लेकिन दिन खत्म होते ही जहां शहर की रोशनियां चमक उठती और लोग अपने घर लौटते, वहीं महरीन के घर में खामोशी उतर आती। वो बालकनी में चाय का कप लेकर बैठ जाती और सोचती, क्या मैं सच में आजाद हो गई हूँ या बस खुद को तसल्ली दे रही हूँ। वो जब भी चमकते हुए चांद को देखती, वो अविनाश को याद करती और उसके दिल में एक ही ख्याल आता, अविनाश, तुम मेरे दिल में हो और मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन बोर्ड रूम में कंपनी के सभी डायरेक्टर्स मौजूद थे। सामने महरीन बैठी थी। एक डायरेक्टर ने महरीन की ओर देखते हुए कहा, महरीन, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए लीगल प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। मीटिंग दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ है और हम चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन तुम तैयार करो। कहते हुए उन्होंने एक फाइल महरीन की तरफ बढ़ा दी। महरीन ने जवाब दिया, जी सर, मैं ये प्रेजेंटेशन जल्द से जल्द तैयार करके आपको मेल कर दूंगी। आप पढ़कर बता देना, अगर कोई चेंजेस करने होंगे वो मैं कर दूंगी। 2 दिन में महरीन ने वो प्रेजेंटेशन कंपनी के डायरेक्टर को मेल कर दी। अगले दिन उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की मीटिंग थी। महरीन तैयार होकर ऑफिस पहुंची। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मीटिंग हॉल में पहुंची। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। सबकी नजरें उस पर थीं। वहां पर कंपनी की लीगल टीम भी मौजूद थी। उसके शब्दों में वजन था, लहजे में नरमी। वो बिना रुके, बिना डरे, पूरे यकीन के साथ बोलती रही। मीटिंग के बाद कमरे में तालियां बजने लगीं। महरीन ने मुस्कुराते हुए हल्का सा सर झुकाया और सबका शुक्रिया अदा किया। ऑफिस का काम खत्म करके महरीन घर पहुंच चुकी थी। रात का वक्त था। महरीन हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसके मोबाइल पर प्रिया का कॉल आया। महरीन ने कॉल उठाया और कहा, हाँ प्रिया, कैसी हो? सब ठीक है ना? और ऑफिस में सब कैसे हैं? प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। ऑफिस में खामोशी है और अविनाश, वो रोज पूछता है, महरीन कहाँ है? तो तुमने क्या कहा? महरीन ने पूछा। मैं बस वही कहती हूँ जो तुमने कहा था। महरीन आउट ऑफ इंडिया गई हैं। कुछ देर फोन पर सन्नाटा छाया रहा। महरीन को खामोश देखकर प्रिया ने आगे कहा, लेकिन उसकी आंखों का सुकून चला गया है। महरीन ने चुप्पी तोड़ी और कहा, प्रिया, मुझे ये सब करना जरूरी था। मुझे अविनाश को बचाना था। अगर मैं वहां रहती तो सब कुछ बिखर जाता। प्रिया की आवाज नरम पड़ गई। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बस मजबूत हो गई हो। हाँ, वक्त और हालात इंसान को मजबूत बना देते हैं। फोन कॉल कट करने के बाद महरीन ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर पूरा चांद उभरा हुआ था। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी और दूर कहीं से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। उसने चांद की रोशनी में आंखें बंद करके कहा, जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब भी मैं भाग नहीं रही हूँ, बल्कि जी रही हूँ, अपने फैसलों के साथ, अपनी पहचान के साथ।
फिर वो अपने आप से बातें करने लगी। अविनाश, तुमसे दूर जाने का फैसला मेरा अपना फैसला नहीं था, हालातों का फैसला था। फिर उसने आंखें खोली और कहा, मेरी वजह से तुम भी विवादों में घिर गए थे। तुम्हें इन सब से मैं दूर रखना चाहती थी। मोहब्बत कुर्बानी मांग रही थी और मैंने वो दे दी। शायद अब मैं सुकून में हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मुस्कुराते हो। दूसरे दिन सुबह का वक्त। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और कमरे में रोशनी फैल गई। महरीन ने आईने में देखा। अब उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि एक सुकून था। वो किचन में गई, नाश्ता बनाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता किया। फिर बाथरूम की ओर बढ़ी, फ्रेश होकर कपड़े बदली किए और ऑफिस जाने के लिए निकल गई। पूरा दिन वो ऑफिस की फाइल्स में गुम थी। जो प्रेजेंटेशन उसने दिया था वो प्रोजेक्ट क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया था और वो उसी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयार कर रही थी। पूरा दिन वो ऑफिस की फाइल्स में गुम थी। दिन ढल गया। पूरा दिन व्यस्त होने के कारण वो थक गई थी और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। इसलिए सारा काम खत्म करके वो घर जाने के लिए निकल गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घर पहुंचकर उसने कॉफी बनाई और बालकनी में जाकर बैठ गई। उसने देखा आसमान में चांद कभी-कभी बादलों के पीछे छुप जाता तो कभी बादलों से निकलकर रोशनी फैला देता। वो मुस्कुराई। ये बारिश गवाह है, मैं टूटी नहीं हूँ, मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। क्या होगा महरीन का अगला कदम? क्या अविनाश महरीन को भूल गया है या अब भी उसकी तलाश जारी है? आने वाला वक्त शायद एक नए ट्विस्ट का इंतजार कर रहा है। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का दिल्ली वाला ऑफिस सुबह की रोशनी में चमक रहा था। ऊंची इमारत के शीशों पर पड़ती धूप एक नर्म सी चमक बिखेर रही थी। अंदर लीगल डिपार्टमेंट में खामोशी थी, लेकिन माहौल में एक संजीदगी महसूस हो रही थी, जैसे हर कोई किसी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाए हुए हो। उसी खामोशी के बीच महरीन अपने कैबिन में बैठी थी। सामने फाइल्स, चार्ट्स और खुले डॉक्यूमेंट्स फैले थे, लेकिन उसकी नजरें उन कागजों पर नहीं थीं। जैसे उसका ध्यान कहीं और हो, किसी ऐसे मकाम पर जहां वो खुद नहीं जाना चाहती। वो आहिस्ता से बोली, काश ये दिल इतना समझदार होता जितना दिमाग। फिर अचानक उसने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और फाइल उठाकर मिस्टर कपूर के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मिस्टर अरविंद कपूर अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। महरीन ने आहिस्ता से कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। कपूर साहब अपनी नजरें उठाकर देखते हुए कहते हैं, आओ महरीन, वो फाइल रिव्यू कर ली तुमने? जी सर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपेयर किए हैं। प्रॉपर्टी पर जो ओनरशिप क्लेम्स आए हैं वो सब जाली लग रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को उस वक्त बदला गया है जब हम वो प्रॉपर्टी खरीद चुके थे। मेरे कहने का मतलब है, प्रॉपर्टी हमारी कंपनी के नाम पहले रजिस्टर हो चुकी थी, उसके बाद रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ की गई है। कपूर साहब का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के ही किसी ऑफिसर ने ये किया है। हाँ सर, रजिस्ट्रार ऑफिस के किसी ऑफिसर का ही कारनामा है ये। मैंने एविडेंस चार्ट बनाया है, आप देख लीजिए। ये कहते हुए महरीन ने कुछ पेपर्स उनकी ओर बढ़ाए। कपूर साहब ने गौर से उस चार्ट को देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और संतुष्टि के मिले जुले भाव उभर आए। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है महरीन, इस तरह तो केस का पूरा रुख ही बदल जाएगा, कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। महरीन हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सर, मैं हमारी लीगल टीम से बात करती हूँ। कहते हुए मूडी और कैबिन से बाहर आ गई। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो अपने उदास चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़े हुए हो। दिल के अंदर एक दर्द, एक बेनाम सा एहसास जो दिल्ली आने के बाद और गहरा गया था। वो अपनी केबिन में आकर कुर्सी पर बैठते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसे 2 साल पहले का वो दिन याद आ जाता है जब वो अविनाश के साथ पुणे गई हुई थी।
फ्लैशबैक। शाम का वक्त था। हल्की बारिश हो रही थी। पुणे के एक कैफे में बैठा अविनाश महरीन का इंतजार कर रहा था। तभी महरीन मुस्कुराते हुए कैफे के अंदर दाखिल हुई। अविनाश महरीन को अवाक सा देखता रह गया। उसकी भीगी जुल्फें, हाथ में छतरी, कपड़े थोड़े थोड़े भीगे हुए और उसकी भीगी जुल्फों से टपकती बारिश की बूंदें। तभी महरीन ने उसका ध्यान तोड़ा। हेलो मिस्टर, क्या हुआ? अविनाश चौंका और अपने ख्यालों से बाहर आता हुआ बोला, बला की खूबसूरत लग रही हो। महरीन ने झेंपते हुए कहा, अविनाश क्या कर रहे हो, हम पब्लिक प्लेस में हैं। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या करूं, तुम हमेशा आते ही इस मासूम दिल को घायल कर देती हो। दोनों हंसने लगे। ये लम्हा उन दोनों के लिए खास था, जैसे वक्त ठहर गया हो और कह रहा हो, यही जिंदगी की असली खुशी है। महरीन अपने फ्लैशबैक से तब लौटती है जब उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल स्क्रीन पर ऑफिस स्टाफ श्वेता का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जैसे कॉल रिसीव की, सामने से आवाज आई, महरीन, मीटिंग शुरू होने वाली है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ, कहकर महरीन ने कॉल काट दी और उठकर केबिन से बाहर आई। जैसे ही उसने मीटिंग रूम में कदम रखा, उसने देखा पूरा स्टाफ मीटिंग रूम में मौजूद है। वो व्हाइट बोर्ड के सामने जाकर खड़ी हो गई और सबको ग्रीट किया। हमें ये साबित करना है कि ये टेम्परिंग सरकारी स्तर पर हुई है। हम सिग्नेचर का फोरेंसिक एनालिसिस करवाएंगे और एंट्री डेट को चैलेंज करेंगे, महरीन ने कहा। अरविंद कपूर बोले, सही है, तुम्हारी प्लानिंग देखकर लगता है कि ये केस हम जीत जाएंगे। इसी तरह वो कंपनी की लीगल टीम से डिस्कस करती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। महरीन भी बाहर की ओर बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अविनाश अपनी कार में एक दोस्त के साथ बैठा है। बाहर हल्की बारिश हो रही है। उसके चेहरे पर उदासी है। वो कार में बैठे बैठे महरीन का नंबर डायल करता है। सामने से आवाज आती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट इन सर्विस। वो आंखें बंद करता है और मन में कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा महरीन, तुम खुद ही न जाने क्यों और कहाँ चली गई, पर मैं आज भी तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, हर शहर, हर चेहरे में, हर लम्हे में। तभी उसका दोस्त कहता है, अविनाश, तुम्हें ये सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अविनाश मुस्कुराता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आसानी से भुलाए नहीं जाते। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में महरीन अपने कमरे की बालकनी में खड़ी है। हवा में हल्की ठंडक है। वो खुद से कहती है, तुम्हें नहीं पता अविनाश, तुम्हारे बिना ये जिंदगी और ये शहर कितना सूना लगता है। तभी हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर गुजरता है। महरीन चौंक कर पलटती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ सिर्फ हवा और तन्हाई की खुशबू थी। तभी अनायास ही महरीन के होंठ थिरक उठते हैं। बिछड़ने के बाद भी कुछ एहसास साथ रह जाते हैं, न आंखों में न लफ्जों में, बस दिल की धड़कनों में रह जाते हैं। वहीं दूर कहीं बिजली चमकती है, जैसे किसी नई कहानी का आगाज होने वाला हो। उधर दूसरी तरफ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में अविनाश और प्रिया बैठे हैं। अविनाश ने प्रिया को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों खामोश बैठे थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अविनाश ने गहरी सांस लेकर पूछा, महरीन कहाँ है प्रिया? तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। प्रिया ने नजरें झुका लीं और कहा, अविनाश, वो जा चुकी है। लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? सिर्फ इतना ही ना कि मैंने महरीन को सच्चे दिल से चाहा। क्या यही मेरा कसूर है? अविनाश की आंखें नम हो गईं। प्रिया ने कहा, शायद खुद को ढूंढने के लिए उसने तुम्हें पीछे छोड़ा हो, लेकिन एक बात कहूँ, वो तुमसे दूर जरूर है लेकिन भूली नहीं है। अब अविनाश के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने आंसू नहीं रोक पाया और सिसक उठा। प्रिया ने पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और कहा,
थोड़ा सब्र करो अविनाश, समय के साथ सब सही हो जाएगा। फिर उसने अपने पर्स से एक चिट्ठी निकाली और अविनाश को देते हुए बोली, लो पढ़ो, वो खुद अपने हाथों से ये लिख कर गई है। अविनाश ने वो चिट्ठी ली और पढ़ने लगा, जब वक्त आएगा मैं खुद सामने आ जाऊंगी। अविनाश ने रोते हुए वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली और सिर्फ इतना ही कहा, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा महरीन। यही वो लम्हा था जहां उसकी तलाश का जन्म हुआ था। वहीं दिल्ली में महरीन भी अक्सर बेचैन रहने लगी थी। कभी कभार रात की तन्हाई में उसकी आंखों के सामने वो यादगार पल उभर आते। ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते वो मंजर, धुंधला सा आसमान और दिल में सिर्फ एक ही चेहरा, सिर्फ अविनाश का चेहरा। वो दिल्ली आ तो गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी मुंबई के किसी पल में कैद था, जहां अविनाश की बातें, उसकी मुस्कुराहट और वो आखिरी लम्हा सांस लेती यादों की तरह बसी थी। कभी वो खुद से कहती, मैं आगे बढ़ गई हूँ, पर अगले ही पल उसका दिल कहता, झूठ मत बोल, तुम अब भी वहीं हो। उधर मुंबई में 2 साल बाद अविनाश को कहीं से खबर मिली कि दिल्ली में एक कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में एक लॉयर है और उसका नाम भी महरीन है। ये सुनकर अविनाश चौंका। उसके दिल से आवाज आई, ये मेरी महरीन ही है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि वो एयरपोर्ट जा रहा है, उसे अर्जेंट कुछ काम से दिल्ली जाना है। उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले टिकट बुक करके कॉल करे। अविनाश तुरंत बाहर आया और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट ले चलो जल्दी। वो काफी बेचैन नजर आ रहा था। वो सोचने लगा, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ महरीन, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अगले दिन सुबह का वक्त, महरीन मीटिंग रूम में कपूर साहब और लीगल टीम के साथ मौजूद थी, लेकिन महरीन का ध्यान कहीं और था। महरीन कपूर साहब की ओर देखते हुए कहती हैं, सर, हमें रिकॉर्ड की ओरिजिनल कॉपी मिल गई है। इसमें आपके सिग्नेचर असली नहीं है। किसी ने आपके सिग्नेचर की कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ की है। कपूर साहब ने चौंकते हुए कहा, ये तो फ्रॉड है। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में एक ऑफिसर रात को रिकॉर्ड रूम में दाखिल होता दिखाई दिया है। ये फुटेज मैंने बहुत रिस्क लेकर हासिल किया है। फिर महरीन अपनी टीम को केस के ताल्लुक से सारी बातें समझाने लगी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग जाने लगे और महरीन अपनी केबिन में आकर बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने लैपटॉप पर वो सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव लगाई। ड्राइव लगाते ही वीडियो चली। वीडियो में एक शख्स रात के वक्त एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ एक फाइल रूम जैसे दिखने वाले कमरे में कुछ बदल रहा था। महरीन ने वीडियो को थोड़ा जूम किया तो उस शख्स का चेहरा साफ नजर आने लगा। उसका चेहरा देखते ही महरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शख्स कपूर साहब का सबसे करीबी आदमी था। वो कई सालों से कपूर ग्रुप में काम करता था और आज भी वो कपूर ग्रुप से जुड़ा हुआ था। महरीन तुरंत खड़ी हुई और कपूर साहब की केबिन में गई। वहां जाते ही उसने कपूर साहब को वो वीडियो दिखाया। कपूर साहब भी वो वीडियो देखकर चौंक गए थे। उन्होंने महरीन से कहा, फिलहाल इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं अपने लेवल पर इसको हैंडल करता हूँ। रात का वक्त, महरीन को काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बालकनी में बैठी थी। वो खाली निगाहों से नीचे सड़क की लाइट्स को देख रही थी। दिल में एक अज्ञात खौफ भी था, उत्सुकता भी थी और कहीं गहराई में एक पुराना एहसास भी, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। वहीं दूसरी तरफ अविनाश सड़कों की खाक छान रहा था। वो पागलों की तरह महरीन को ढूंढ रहा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि महरीन दिल्ली में किसी कंपनी में काम कर रही है। इसके अलावा उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। वो बीच सड़क पर अपनी कार रोककर महरीन की बिल्डिंग के पास खड़ा था। किस्मत भी अजीब थी उसकी। वो जिसको ढूंढ रहा है वो बिल्कुल उसके सामने बिल्डिंग में थी। इधर महरीन अभी भी बालकनी में बैठी हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। महरीन के बालों की एक लट
उसके चेहरे पर आ गई। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। सड़क के ठीक उस पार अविनाश खड़ा था, लेकिन दोनों के बीच एक सड़क थी, वक्त की, हालात की और उन वादों की जो अब टूटने वाले थे। 2 साल की दूरी के बाद वो एक ही शहर में हैं, मगर अब भी एक दूसरे से मीलों दूर। शायद मोहब्बत की राह पर अगला मोड़ खामोशी से खतरनाक होने वाला है। कहानी के अगले मजेदार ट्विस्ट के लिए सुनते रहिए और इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। पिछले एपिसोड में आपने सुना, मेहरीन बालकनी में बैठी हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। मेहरीन के बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ गई। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। और वहीं अविनाश भी मेहरीन की बिल्डिंग के पास है, लेकिन वो अनजान है कि मेहरीन उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग के सामने वो खड़ा है। अब आगे। बालकनी में मेहरीन खामोश खड़ी थी। उसकी नजरें कहीं दूर तक थीं। हवा में ठंडी खुशबू थी, मगर दिल में एक पुरानी गर्मी, अविनाश की यादों की। उसी पल उसकी नजर नीचे सड़क पर एक आदमी पर पड़ती है। वो चल रहा था। उसके कदम, उसका अंदाज, सब अविनाश जैसा था। मेहरीन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके होंठ हिले। अविनाश। हो सकता था वो अविनाश हो या फिर उसका वहम। अगर अविनाश था भी तो शायद उसने मेहरीन को देखा ना हो। मेहरीन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, काश किस्मत दोबारा लिखी जा सकती। इतने में घर की डोरबेल बजी। मेहरीन ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर ऑफिस की कलीग श्वेता खड़ी थी। मेहरीन ने कहा, अरे श्वेता, अंदर आओ। श्वेता अंदर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी। श्वेता ने वो फाइल मेहरीन को दी और कहा, मेहरीन, आज कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। मिस्टर कपूर चाहते हैं कि तुम कोर्ट में ये केस हैंडल करो। उन्होंने ये भी कहा है कि जॉब ऑफर के वक्त ये तय हुआ था कि तुम सिर्फ बैकएंड सपोर्ट करोगी, लेकिन ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि शायद हमारी टीम का कोई भी लॉयर इसे संभाल नहीं पाएगा और हम केस हार भी सकते हैं। इसलिए कपूर साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मेहरीन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कपूर साहब से कहना मैं उन्हें कोर्ट में मिलती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट। एक ब्लैक कार अदालत के गेट के सामने आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से मेहरीन उतरती हैं, काला कोट पहने हुए। चेहरे पर कॉन्फिडेंस लिए कोर्ट रूम की ओर जाने लगती हैं, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी छुपी है जो सिर्फ वो लोग पहचानते हैं जिन्होंने किसी को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। उसके हाथ में एक फाइल है जिस पर लिखा है, प्रॉपर्टी केस कपूर ग्रुप वर्सेस शर्मा डेवलपर्स। उसके हर कदम की आवाज फिजाओं में गूंजती है। उसके जूतों की छाप जैसे वक्त की रफ्तार हो। एक लम्हे के लिए वो रुकती है, कोर्ट रूम के दरवाजे को देखती है और खुद से कहती है, आज सिर्फ केस का नहीं, मुकद्दर का फैसला भी होना है। जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर जाने के लिए बढ़ती है, एक रिपोर्टर उसके पास आता है और उसके आगे माइक बढ़ाता है। मिस मेहरीन, आज अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है। कपूर ग्रुप का केस 20 साल पुराना है। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? मेहरीन एक पल रुकती है और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहती है, जीत हमेशा उसी की होती है जो हर बार गिरकर भी उठना जानता हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। उसकी उंगलियां फाइल को मजबूती से थाम लेती हैं और वो कोर्ट रूम में कदम रखती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश दिल्ली में एक होटल में रुका हुआ है। होटल के शानदार स्वीट में वो बेड पर बैठा है। सामने लैपटॉप खुला हुआ है। लैपटॉप पर देश विदेश की खबरें चल रही हैं। तभी एक न्यूज हेडलाइन पर उसकी नजर पड़ती है, फाइनल हियरिंग टुडे, कपूर ग्रुप वर्सेस शर्मा डेवलपर्स, मेहरीन खान इज हैंडलिंग द केस। अविनाश चौंक जाता है। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती हैं। टीवी पर रिपोर्टर बोल रहा है, आज की हियरिंग में कपूर ग्रुप की तरफ से मुंबई की मशहूर एडवोकेट मेहरीन खान फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगी। ये सुनते ही अविनाश के हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है। मेहरीन,
तुम? कमरे में इतनी खामोशी फैल जाती है कि उसके दिल की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो खड़ा होता है और जैकेट पहनकर कमरे के बाहर निकल जाता है। वहीं अदालत के बाहर अब भी हल्की सी धुंध है। दरवाजे के बाहर रिपोर्टर्स के कतार, कैमरों के फ्लैशलाइट्स और मीडिया की हलचल थी, लेकिन कोर्ट रूम नंबर 14 में गहरी खामोशी है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, चश्मे के पीछे से गौर से सब कुछ देख रहे हैं। उनके चेहरे पर वो संजीदगी है जो बरसों के कानूनी अनुभव को दिखा रही हैं। कोर्ट रूम में जज साहब के सामने दोनों पार्टियों के वकील खड़े हैं। एक तरफ कपूर ग्रुप की टीम जो महरीन के आने का इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ शर्मा डेवलपर्स के वकील और पीछे बैठे मीडिया के लोग कुछ नोट्स लिख रहे हैं। तभी कोर्ट रूम का दरवाजा हल्की आहट के साथ खुलता है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ जाती हैं। दरवाजे से महरीन खान अंदर दाखिल होती हैं। सफेद शर्ट और उस पर काला कोट, चेहरे पर गंभीरता और दिल के अंदर एक खामोश तूफान। वो सीधी चलती हुई अपने टेबल तक पहुंचकर फाइल रखती है और जज साहब को ग्रीट करती हैं। मिस महरीन, आप अपनी दलील पेश करें, जज साहब ने महरीन की ओर देखते हुए कहा। महरीन माइक के सामने आती है। उसकी आवाज शांत मगर लहजे में वजन और आत्मविश्वास था। माय लॉर्ड, ये मुकदमा सिर्फ जमीन के कागजात का नहीं बल्कि 2 दशकों की सच्चाई का है। 20 साल से ये कंपनी बेकसूर होते हुए भी इल्जाम बर्दाश्त कर रही है। फिर उसने कपूर साहब की ओर देखा और बोली, आज हम वो हकीकत पेश करेंगे जो इन कागजों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कोर्ट रूम साइलेंस हो जाता है। कुछ रिपोर्टर्स जल्दी जल्दी कुछ नोट्स लिखने लगते हैं। फिर महरीन एक USB ड्राइव निकालती है। माय लॉर्ड, इस USB में एक वीडियो है जिसे मैं बतौर सबूत पेश करना चाहती हूँ। ये वीडियो 2012 की रात की है जब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक शख्स दाखिल होता है और फाइलों के कुछ पेजेस को बदल देता है। जज साहब का असिस्टेंट वो वीडियो चलाता है। वीडियो में एक आदमी जिसका आधा चेहरा ढका हुआ है रिकॉर्ड रूम में दाखिल होता है और किसी फाइल के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ कर रहा है और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर नकली सिग्नेचर कर रहा है। ये देखकर सरकारी वकील साहब के माथे पर पसीना आ जाता है। वीडियो खत्म होने पर जज साहब ने महरीन को देखा। क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि ये शख्स कौन है? महरीन ने कॉन्फिडेंटली कहा, जी माय लॉर्ड, ये रजिस्ट्रार ऑफिस का असिस्टेंट रवि दास है। फिर वो सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करती है। ये देखिए माय लॉर्ड, कपूर साहब ने आज तक काली स्याही से कभी भी किसी दस्तावेज पर साइन नहीं किए हैं। और दूसरी बात, सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये साबित करती है कि ये सिग्नेचर जाली हैं। और ये जाली सिग्नेचर तब किए गए हैं जब कपूर साहब ये प्रॉपर्टी खरीद चुके थे। असली सिग्नेचर नीली स्याही से किए गए हैं और जाली दस्तखत काली स्याही से। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जज साहब पर टिकी हुई थी। तभी जज साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए प्रोसिक्यूशन के वकील की ओर देखते हुए कहा, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोसिक्यूशन वकील हकलाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, शायद कोई गलतफहमी। जज साहब हाथ उठाकर कहते हैं, काफी है, ये केस कई सालों से पेंडिंग है और आज अदालत सच जान चुकी है। फिर जज साहब फाइल में कुछ लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद उन्होंने फैसला सुनाया। अदालत ये जान चुकी है कि कपूर ग्रुप के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया था। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी साबित हो चुकी है, लिहाजा ये मुकदमा खारिज किया जाता है और कंपनी को प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं। कोर्ट रूम में तालियां बजाने लगी। महरीन ने जज साहब के सम्मान में उन्हें सिर झुकाकर ग्रीट किया और कोर्ट रूम के बाहर आ गई। कपूर साहब भी उसके पीछे कोर्ट रूम से बाहर आ गए। कपूर साहब ने महरीन के सिर पर हाथ रखा। महरीन, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि तुम हमेशा खुश रहो और कामयाबी हमेशा तुम्हारे कदम चूमती रहे। महरीन मुस्कुराकर सर झुकाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए उदासी छा जाती है। वो अदालत के दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर हर न्यूज चैनल पर एक ही न्यूज चल रही थी। कपूर ग्रुप विंस हिस्टोरिक केस, एडवोकेट महरीन खान बिकम्स सिंबल ऑफ जस्टिस। महरीन अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरती है।
उसके हाथ में वही फाइल है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में एक थकान, जैसे कई साल का बोझ उतर गया हो। तभी एक रिपोर्टर आगे बढ़ता है। मैडम, आपको कैसा लग रहा है 20 साल पुराना केस जीतकर? वो रुककर धीरे से कहती है, ऐसा लगता है जैसे इंसाफ मिलने में देर हुई, लेकिन इंसाफ मिला जरूर। कहकर वो आगे बढ़ जाती हैं। मीडिया रिपोर्टर्स उसकी तस्वीरें खींचते रह जाते हैं। वो रुकती नहीं, बल्कि धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ती है, जहां कंपनी की गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसी पल अदालत के दूसरे गेट से एक सफेद कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है अविनाश। चेहरे पर घबराहट, आंखों में तलाश की शिद्दत, हाथ में मोबाइल जिस पर अदालत की लोकेशन खुली है। वो लोगों की भीड़ में दाखिल होता है और किसी रिपोर्टर से पूछता है, एक्सक्यूज मी, कपूर ग्रुप का लॉयर कौन था? रिपोर्टर जल्दी से कहता है, एक यंग वुमन थी, मेहरीन खान, अभी गई हैं। ये सुनकर अविनाश के कदम जम जाते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो भीड़ में मेहरीन को ढूंढता रहता है, लेकिन अब वो जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मेहरीन गाड़ी में बाट चुकी है। गाड़ी के कांच धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। बाहर अविनाश कुछ ही कदम के फासले पर खड़ा है। मेहरीन अपनी गाड़ी आगे बढ़ाती है। तभी अचानक अविनाश की नजर उस पर पड़ती है। अविनाश गाड़ी की तरफ दौड़ता है। मेहरीन, रुक जाओ! लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब जाती है और देखते ही देखते गाड़ी उसकी नजरें से ओझल हो जाती है। अविनाश वहीं खड़ा रह जाता है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और उसकी आंखें नम हैं। वो धीरे से कहता है, फिर से चली गई, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मेहरीन। अगले दिन सुबह का वक्त। अविनाश आज सुबह जल्दी उठकर होटल से बाहर निकल आया था। चेहरे से लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोया नहीं है। चलते चलते वो एक अखबार के स्टॉल पर रुक जाता है और एक अखबार खरीदता है। अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी नजरें एक न्यूज हेडलाइंस पर ठहर जाती हैं। कपूर ग्रुप विंस द हिस्टोरिक केस। नीचे एक तस्वीर छपी थी, कपूर साहब, उनकी टीम और बीच में मेहरीन खान। कुछ देर तक वो बस तस्वीर को देखता रहता है, आंखों में हैरत, दिल में एक बिजली सी लहर। वो धीरे से खुद से कहता है, तो तुम यही हो मेहरीन, इसी शहर में, मेरी नजरों के सामने। वो तुरंत अखबार मोड़ता है और नीचे लिखा नोट देखता है, कपूर ग्रुप, कॉनॉट प्लेस, दिल्ली। अविनाश के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब शुरुआत होगी और इस बार तुम छुप नहीं पाओगी मेहरीन। वहीं दूसरी तरफ मेहरीन अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही है। सामने एक प्रेजेंटेशन खुली है। नए इन्वेस्टर की मीटिंग के लिए तैयारी हो रही है। तभी दरवाजा खुलता है और कपूर साहब अंदर आते हैं। मेहरीन, तुमने पिछले केस में जो किया वो एक मिसाल बन गया है। वैसे आज का दिन भी खास है। हमारा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और शाम को एक नया इन्वेस्टर आ रहा है। मेहरीन ने कहा, ठीक है सर, लेकिन ध्यान रहे ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से तैयारी करना। मुंबई का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो, अविनाश मित्तल, कपूर साहब ने कहा। ये सुनते ही मेहरीन का चेहरा सख्त हो गया, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कपूर साहब उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो मेहरीन? वो मुस्कुरा कर कहती है, जी सर, बस थोड़ी सी थकान है। कपूर साहब हल्का सा सर हिलाते हैं और चले जाते हैं। मेहरीन कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उलझन है और दिल में तूफान। इधर अविनाश की कार कपूर ग्रुप के ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकती है। अविनाश अंदर दाखिल होता है। उधर मेहरीन मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही है। वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड देख रही है। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, इन्वेस्टर हैज अराइव्ड। वो सर उठाती है, दिल जोर से धड़कता है।
क्या होगा जब मेहरीन और अविनाश आमने सामने होंगे? क्या होगा मेहरीन का रिएक्शन? क्या मेहरीन मुंबई वापस जाएगी या दिल्ली में ही रहेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।